हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुणे कार एक्सीडेंट केस के बारे में। बहुत फेमस एक्सीडेंट केस है जो कि लगातार मीडिया में बना हुआ है। क्या है ये केस, कहां ये एक्सीडेंट होता है, किन सरकमस्टेंसेस में एक्सीडेंट होता है, ऑपोजिशन क्या एलिगेशंस लगाता है सिस्टम के ऊपर, उसके बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, और जो डिमांड उठ रही है कि इस जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये लीगली जो है वो परमिसिबल है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या इंडिया रोड एक्सीडेंट्स के केस में कैपिटल है पूरे वर्ल्ड की, क्या डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट कहता है और क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का एनुअल रिपोर्ट कहता है 2022 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम बात करते हैं सबसे पहले इस केस के बारे में कि आफ्टर ऑल ये केस कब हुआ है, कहां हुआ है। 19 मई को पुणे में एक्सीडेंट होता है। एक जुवेनाइल जिसकी एज 17 इयर्स एंड 8 मंथ्स है। मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एज पर दी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, एज पर सेक्शन 74 दोस्तों, जुवेनाइल का नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट जब ये केस चल रहा है और जब मीडिया जुवेनाइल का नाम जो है वो बार बार उछाल रहा है, उसी बीच नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका एक स्टेटमेंट आता है। उसके चेयरपर्सन ये कहते हैं कि मीडिया चैनल्स को बचना चाहिए कि वो जुवेनाइल का नाम नहीं लें। तो हम जुवेनाइल का नाम बिना लिए ये बता दें आपको कि इस जुवेनाइल की एज 17 इयर्स एंड 8 मंथ्स है, और जब ये जुवेनाइल अपने घर से निकलता है 19 मई को, तब इसके सीबीएसई का रिजल्ट आया हुआ होता है और ये अपने सीबीएसई रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करने जाता है, 12th के रिजल्ट्स को। एक पब में जाता है और पब में जाकर के अल्कोहल का कंजप्शन करता है। महाराष्ट्र में अल्कोहल के कंजप्शन करने की जो लीगल परमिसिबल एज है वो 25 इयर्स है। डिस्पाइट दिस ये जुवेनाइल वहां अल्कोहल का कंजप्शन करता है और उसके बाद अपने ड्राइवर से कहता है कि वो उसकी पोर्शे कार के को पायलट सीट पे आ जाए। ये ड्राइवर सीट पे ड्राइव करना शुरू करता है लगभग 160 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, और सामने पुणे में रहने वाले एक टेकी जो कि डिनर से अपने घर की तरफ वापस लौट रहे होते हैं, ये इस गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं और दोनों में से एक की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है और दूसरा हॉस्पिटल जाते जाते अपना दम तोड़ देता है। दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। एक जबलपुर से बिलोंग करती थी यहां पे अश्वनी कोस्टा, और दूसरे अनीश अवधिया जो कि एमपी के उमरिया से बिलोंग करते थे। तो दोनों फाइनली उन दोनों की डेथ हो जाती है काफी ट्रेजिक इंसिडेंट में, और इसके बाद में परिवार का काफी गुस्सा फूटता है। और किस तरह से पुलिस इस जुवेनाइल को ट्रीटमेंट देती है और कैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस जुवेनाइल को विद इन 15 आवर्स के अंदर अंदर बेल दे देता है, इसके बाद पूरे देश में गुस्से की एक लहर जो है वो एक लहर निकलती है और चारों तरफ से क्रिटिसिज्म होता है पुलिस के ट्रीटमेंट का कि कैसे पुलिस ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है इस जुवेनाइल को और कैसे पूरा का पूरा सिस्टम इस जुवेनाइल के फेवर में काम कर रहा था। इसके बाद में क्या कुछ और डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर हम बात करते हैं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द एंटायर केस। अब इस इंटायर केस में आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रोल को समझिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो बेल दी है उसमें 4 कंडीशंस यहां पे एप्लीकेबल की गई हैं। सबसे पहली कंडीशन थी जो कि हास्यास्पद है। पहली कंडीशन है कि आप 300 वर्ड्स का, 300 शब्दों का आप एक ऐसे लिखेंगे जिस ऐसे में आप ये लिखेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह क्या क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए। दूसरी कंडीशन थी कि आप यरवदा ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। देन थर्ड इंपॉर्टेंट यहां पे शर्त थी कि आप एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे और आपका जो अल्कोहल का जो आपका अकेले आप जो हैबिचुअल है उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे और रोड ट्रैफिक के रूल्स को, उसके नियमों को आप अंडरस्टैंड करेंगे और एक स्टेटस रिपोर्ट आप फाइल करेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने। इन चारों शर्तों के आधार पे इस जुवेनाइल को बेल मिल जाती है, जिसका काफी क्रिटिसिज्म होता है कि कैसे 15 घंटे के अंदर अंदर इस जुवेनाइल को बेल मिल गई। इसके बाद अब हम चलते हैं और बात करते हैं ऑपोजिशन के बारे में कि ऑपोजिशन ने क्या कुछ यहां पे एलिगेशंस लगाए हैं पूरे के पूरे सिस्टम पे, और यहां इनफैक्ट ये तक डिमांड की गई कि पुलिस कमिश्नर ऑफ पुणे को अपना रेजिग्नेशन दे दिया जाना चाहिए। ऑल्दो ये बिल्कुल पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन क्या क्या यहां पे एक्यूजेशंस लगाए गए हैं उस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहां पे एलिगेशन है कि ये एक जुवेनाइल है और अंडर एज होने के बावजूद भी इस जुवेनाइल के फादर ने इस जुवेनाइल को पोर्शे कार जो है वो चलाने के लिए दे दी,
तो सबसे पहले यहाँ पे फादर का यहाँ पे जो है वो नेग्लिजेंस है कि उन्होंने क्यों अपने एक नाबालिग बच्चे को, एक जुवेनाइल को कार चलाने के लिए दी। दूसरा, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल जो है वो ड्राइव कर रहा था, तो दूसरी गलती ये कि आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे। तीसरी गलती ये कि कैसे अल्कोहल को सर्व किया गया एक अंडर एज जुवेनाइल को बार और पब्स के द्वारा, जबकि लीगल जो परमिसिबल एज है महाराष्ट्र में अल्कोहल के कंजप्शन की वो सिर्फ 25 साल है, राइट। तो यहाँ पे जो पब्स के जो मैनेजर हैं और जो पब्स में जिन्होंने इनको अल्कोहल सर्व किया है उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी नेग्लिजेंस किया है यहाँ पे। इसके बाद कैसे ये एक्सीडेंट जो है वो ओवर स्पीडिंग से होता है। जब एक्सीडेंट हुआ तो कार की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी, तो ओवर स्पीडिंग का भी केस है। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे मल्टीपल यहां पे लूप होल्स इन्वॉल्व हैं। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या एक जान की कीमत 300 शब्दों का एक ऐसे है, अगर किसी और के हाथ से ये जान गई होती तो क्या आप तब भी 300 शब्दों का एक ऐसे लिखवाते और इस आसानी के साथ में आप बेल दे देते? क्या यही अगर एक एक्सीडेंट किसी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के मेंबर से हुआ होता तो क्या तब भी इतनी आसानी से बेल मिल गई होती? ये हम और आप सब बेहतर समझते हैं कि इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती है। तो इस तरह के कई एलिगेशंस लगाए गए। पुलिस पे ये भी आरोप लगे कि पुलिस ने उस जुवेनाइल को पुलिस स्टेशन में फेवरेबल और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, उसको पिज्जा और बर्गर सर्व किया गया, जो कि सीधे तौर पे पुलिस का जो रवैया है, जो उसका प्रोफेशनलिज्म है, उस पर क्वेश्चन मार्क रेज करता है। तो ये था पूरा इंसिडेंट। उसके बाद में जब काफी क्रिटिसिज्म हुआ तो क्रिटिसिज्म के बाद में पुलिस ने यहाँ पे अपना स्टैंड साफ किया। पुलिस ने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो जुवेनाइल को बेल मिली है हम उसका अपोज करते हैं। इनफैक्ट हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक रिव्यू पिटिशन को फाइल करेंगे और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से डिमांड करेंगे कि इस जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए। ये हमारी कोशिश होगी। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यहां पे रिव्यू पिटिशन के दौरान जब आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तब इस जुवेनाइल को कस्टडी में भेज देते हैं 6 जून तक के लिए। तो फाइनली यहां पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का दौर खत्म होता है और जुवेनाइल के जो फादर हैं उनको संभाजी नगर, जो कि पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनफैक्ट जिन बार्स ने यहां पे अल्कोहल सर्व किया था उनका भी अरेस्ट होता है। तो पुलिस एक्शन में आती हुई दिखाई देती है मीडिया के रिपोर्ट्स के बाद में, राइट। तो अब हम चलते हैं दोस्तों ऑपोजिशन के क्या क्या एलिगेशंस है। यहां पे पहला पार्ट यहां पे हमारा खत्म होता है, राइट। सो पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द केस, राइट। तो अबाउट द केस में मैंने आपको बताया कि क्या कुछ इंसिडेंट था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एज पर सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015 द आइडेंटिटी ऑफ अ जुवेनाइल कैन नॉट बी डिस्क्लोज। तो ये लीगल क्लॉज है, आपको कानून का पालन करना होता है, तो आप यहां पे जुवेनाइल का जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होगा हमारा दैट वुड बी एलिगेशंस ऑफ द ऑपोजिशन। तो क्या कुछ एलिगेशंस लगाए हैं अपोजिशन ने। देन अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की क्या ड्यूटीज है, कैसे फंक्शन करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन एडल्ट। क्या एक जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है। तो यहां पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि यहां पे जुवेनाइल का मतलब क्या है। देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया एक रोड एक्सीडेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, क्या डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है और क्या मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट कहती है। एनुअल स्टेटस रिपोर्ट 22 उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट द एलिगेशंस ऑफ द ऑपोजिशन। तो पहला एलिगेशन है दैट वाज द अनरजिस्टर्ड व्हीकल, पोर्शे कार में नंबर प्लेट नहीं थी। दूसरा अंडर एज ड्राइविंग का केस है, 17 ईयर्स एंड 8 मंथ्स की यहां पे एज है, तो जुवेनाइल है और ड्राइव कर रहा था। उसके बाद में ओवर स्पीडिंग का भी केस है and he was driving under the influence of alcohol. The case of over speeding, then minor was served alcohol by the bars and pubs in the city, then political interference, local MLA ने किस तरह से दबाव बनाया ताकि उसको preferential treatment मिले। then उसके बाद में non professional conduct of the police, तो कैसे पुलिस ने non professional conduct में यहाँ पे behave किया है। then उसके बाद में bail granted to the accused in just 15 hours after the incident, तो 15 घंटे के अंदर अंदर कैसे यहां पे जुवेनाइल को बेल मिल गई और उसके बाद में ये सब कुछ जो कि हुआ ये कंट्रोवर्शियल बन गया। तो ये थे ऑपोजिशन के एलिगेशंस जो लगाए ऑपोजिशन पार्टीज ने और मीडिया में किस तरह से ये पूरा का पूरा केस लाइमलाइट में आया। अब हम चलते हैं आगे और हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। हम नेक्स्ट स्लाइड का रुख करते हैं और अब हम बात करेंगे जुवेनाइल के बारे में, दैट हु इज अ जुवेनाइल एज पर द लॉ। सो
एनी इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 18 इज कंसिडर्ड अ जुवेनाइल। अगर हम जुवेनाइल लॉस की बात करें तो हमारे पास प्रीवियस लॉ था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2000, जिसको रिप्लेस किया नए लॉ ने। तो नया लॉ जो हमारे पास प्रेजेंट में है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, राइट। तो इससे पहले जो लॉ था वो 2000 का था, 2000 में आया था इसके पहले वाला लॉ, प्रीवियस वन। उसके पहले जो लॉ था वो था 1986 का। तो 1986 वाले लॉ को किसने रिप्लेस किया? 2000 वाले लॉ ने। और 2000 वाले को किसने रिप्लेस कर दिया? नए लॉ ने 2015 में, राइट। सो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015 ये न्यू लॉ है। तो एज पर द न्यू लॉ जो जुवेनाइल है उसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर्स से बिलो हो वो जुवेनाइल है। एक बात याद रखिए, भारत में अगर आपकी एज मतलब एक जुवेनाइल जिसकी एज 7 ईयर्स तक है उसका कन्विक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर आपकी एज 7 ईयर्स एंड बिलो है और अगर कोई क्राइम होता है आपसे तो इस केस में कोई भी कन्विक्शन जुवेनाइल का पॉसिबल नहीं है, राइट। अब सवाल यह है कि ये लॉ जो है वो किस तरह से ट्रीट करता है जुवेनाइल्स को। तो जुवेनाइल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सबसे पहले जुवेनाइल who is in conflict with law and the juvenile who needs care and protection। तो एक ऐसा जुवेनाइल जिसने कोई लॉ ब्रीच किया है, कोई लॉ को वायलेट किया है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जुवेनाइल जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन जो है उसकी आवश्यकता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे दो टर्म्स को। सो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, राइट। तो इसके पहले वाला जो लॉ था 2000 का और 1986 में काफी वेग था वो इन दोनों टर्म्स को लेकर के। 2015 का जो नया एक्ट है उसमें काफी कुछ क्लैरिटी है कि who is a juvenile who is in conflict with the law and who is a juvenile who needs special care and protection, right। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको that who is a juvenile as per the law। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एंड विल डिस्कस द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015। अब इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का एक सिंपल सा कॉम्पोजिशन समझिए। इसको हेड करते हैं एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। इसमें टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, राइट। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में टोटल 3 मेंबर्स हैं। 3 में से पहला जो हेड जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। जो बाकी 2 मेंबर्स हैं उसमें से 2 मेंबर्स में से कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है कि कम से कम एक मेंबर जो है वो फीमेल होगा ही होगा। तो 3 मेंबर्स, जो चेयरपर्सन है वो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और एक मेंबर हैज टू बी अ वुमेन, राइट। और इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेन मकसद है जुवेनाइल को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना और उस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के रहते उस जुवेनाइल को स्क्रूटनाइज करना, उसके केस को स्टडी करना। तो सबसे पहले उस जुवेनाइल को कहां ले जाया गया था? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ले जाया गया था और इसी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे विद इन 15 आवर्स के अंदर अंदर बेल दे दी थी, राइट। सो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विद इन दी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015। So the aim of the juvenile justice board is to hold a child culpable for their criminal activity not through the punishment but counseling the child to understand their actions and persuade them away from criminal activities in the future। तो इस एक्ट का मेन मोटिव क्या है? जुवेनाइल के फ्यूचर को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उसको सुधरने का मौका देना, राइट। सो रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज पे इसका ज्यादा फोकस है, ना कि प्यूनिटिव एक्टिविटीज पे। तो पनिशमेंट देना इज नॉट द मोटिव, रिफॉर्म्स को लेकर के आना और बच्चे को सुधरने का मौका देना ये इसका मेन मकसद है। तो उसी एटमॉस्फेयर में सुनवाई भी होती है ताकि बच्चा जो है वो डरे नहीं, राइट। नेक्स्ट वन, अब हम आगे चलते हैं। So this one is the structure. So juvenile justice board consists of a judicial magistrate of first class and 2 social workers, at least one of them should be a woman। juvenile justice board are meant to resolve the cases within a 4-month time period। तो एक time bound manner में इसको resolve करना होता है cases को। most circumstances, right, the juvenile can be released on bail by the juvenile justice board। the juvenile justice board is a child friendly space that should not be intimidating और ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड। तो इंटिमिडेटिंग मतलब डराने वाला एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। जो एटमॉस्फेयर है इट हैज टू बी अ फ्रेंडली वन, राइट। ज्यादातर केसेस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेल दे देता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका मेन मकसद है रिफॉर्मेटिव ना कि प्यूनिटिव, right। So I hope you guys understood about the juvenile justice board as well। Now let's talk about the next slide। अब हम चलेंगे next slide की तरफ, बात करेंगे what does the law say on trying a juvenile as an adult। तो यहां पे section 15 की तरफ हमें चलना होगा।
सेक्शन 15 ये सब बात करता है कि क्या एक जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है। आपको निर्भया केस याद होगा, निर्भया केस में जो मेन कल्प्रिट था, मेन कल्प्रिट एक जुवेनाइल था। जो कुछ निर्भया के साथ हुआ था उसका मास्टरमाइंड ये जुवेनाइल था, जो डायरेक्शंस दे रहा था कि अब आप ये करिए इसके साथ में और अब आप वो करिए, राइट। तो जितने भी एक्शंस लिए गए थे, तो वो जो हार्श एक्टिविटीज और जो हाईली डिस्टर्बिंग एक्ट्स जो हुए थे, जो उस जुवेनाइल ने किए थे उस फीमेल के साथ में, ये सब कुछ उस जुवेनाइल का ब्रेन था, उस वही इसका पूरा मास्टरमाइंड था। उसके बाद उस समय काफी क्वेश्चंस उठे थे कि इस जुवेनाइल को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए वो जुवेनाइल रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन लॉ में इस तरह के प्रोविजंस नहीं थे। एक जुवेनाइल को उस समय अधिकतम पनिशमेंट सिर्फ 3 साल का दिया जा सकता था, और वही हुआ भी, उसको अधिकतम पनिशमेंट दिया गया 3 साल का। उसके बाद एक कमेटी आई थी, जस्टिस JS वर्मा कमेटी ऑन क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल, और इसमें भी कई क्वेश्चंस किए गए थे कि क्या एक जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना चाहिए। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। सेक्शन 15 इस बारे में बात करता है कि क्या यह संभव है, तो यस इट इज वेरी मच पॉसिबल एज पर सेक्शन 15। सो according to section 15 of the Juvenile Justice Care and Protection Act of Children Act 2015, where a child of 16 years of age or above has committed a heinous crime, a crime for which the minimum punishment is 7 years imprisonment, the Juvenile Justice Board is required to conduct a preliminary assessment with regard to his mental and physical capacity to commit such offense, ability to understand the circumstances of the offense and the circumstances in which he allegedly committed the offense before taking a decision whether the child needs to be tried as an adult। तो ये काम किसका है? ये काम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता क्या है? जैसे जब ये क्वेश्चन आएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कि क्या किसी जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्राई करना चाहिए, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करेगा? 3 चीजों का असेसमेंट करेगा। सबसे पहला उसका फिजिकल असेसमेंट, कि क्या वो फिजिकली कैपेबल है इस क्राइम को कमिट करने के लिए। दूसरा, क्या वो मेंटली कैपेबल है, राइट। तो जो क्राइम की एक्टिविटीज होती हैं वो दोनों तरह से होती हैं। जब एक क्रिमिनल किसी क्राइम को कमिट करता है तो क्राइम ऑन द स्पॉट बाद में होता है, पहले क्राइम यहां कमिट होता है, राइट। तो पहले क्राइम यहां ब्रेन में आप कमिट करते हैं, आप प्लान करते हैं, उसके बाद यू कमिट द क्राइम। तो क्या आप फिजिकली कैपेबल हैं, क्या आप मेंटली कैपेबल हैं, और क्या आप जानते हैं कि इसके सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तीनों एंगल्स को जांचना होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को। अगर ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएं, अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस कंक्लूजन पे आ जाए कि यस ये मेंटली, फिजिकली और साथ ही साथ में इतना कैपेबल था कि रीजनिंग कर सकता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस बात की परमिशन दे सकता है कि यस दिस जुवेनाइल कैन बी ट्राइड एज एन एडल्ट। आई होप यू गाइज गॉट दिस आंसर कि क्या एक जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है, तो यस इट इज वेरी मच पॉसिबल। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया के बारे में। सो रोड एक्सीडेंट्स पे 2 रिपोर्ट्स आती हैं। एक रिपोर्ट है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और दूसरी रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज की। तो आप दोनों रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। एक हमारी डोमेस्टिक रिपोर्ट है, तो आप डोमेस्टिक रिपोर्ट को पढ़िए। ये लास्ट में 2022 में पब्लिश हुई थी। एनुअल स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश होती है, 22 के बाद से अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। तो 2022 की रिपोर्ट आप देखिए, हो सकता है मेरे नॉलेज में ना हो, आप एक बार चेक करिएगा कि क्या 2022 के बाद में कोई रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, राइट। सो 2022 की रिपोर्ट को हम स्टडी करते हैं। एज पर दी 2022 रिपोर्ट, टोटल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स विच वेर रजिस्टर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम कितने थे? 4,61,312। तो 4,61,312 केसेस थे जो रजिस्टर्ड हुए थे। नॉन रजिस्टर्ड केसेस की बात नहीं हो रही है। जाने ऐसे कितने केसेस होंगे जो नॉन रजिस्टर्ड चले जाते हैं, राइट। इसमें से टोटल डेथ्स कितनी हुई है? 1,68,491 डेथ्स कॉज हुई हैं इन टोटल एक्सीडेंट्स में से। आप समझिए कि ये ह्यूमन कैपिटल था, जाने कितने परिवारों का हिस्सा था, और ये ह्यूमन कैपिटल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसकी GDP में कंट्रीब्यूशन कर सकता था, बट दे लॉस्ट देयर प्रेशियस लाइव्स, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि देश में कोविड-19 से जितनी डेथ्स हुई होंगी, लगभग उतनी ही डेथ्स हर साल रोड एक्सीडेंट्स में हो जाती हैं। इसकी मल्टीपल वजह हो सकती हैं, रोड की कंडीशंस, ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट, और साथ ही साथ में लोगों की अवेयरनेस में कमी होना, लोगों का ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना, साथ ही साथ में यहाँ पे पुलिस का बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ना होना। ऐसे कई मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कंट्री के रोड एक्सीडेंट्स के लिए। रोड सड़कों की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकती है,
राइट। तो ये कलेक्टिव बेसिकली केस है, ना अकेले सरकार जिम्मेदार होती है इसके लिए और ना ही अकेले लोग जिम्मेदार होते हैं। तो रोड एक्सीडेंट्स जितने भी हैं उसके लिए सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे बनती है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहां देखिएगा ध्यान से, दिस मार्क्स एन इंक्रीज ऑफ 11.9% in accident, 9.4% in the fatalities and 15.3% in the injuries compared to the previous। मतलब ये साफ है कि रोड एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, इंजरीज का जो लोग इंजर्ड हो रहे हैं उनका भी नंबर बढ़ रहा है और साथ ही साथ में कैजुअलिटीज का नंबर, जिन लोगों की जान गई है उनका नंबर भी बढ़ते चले जा रहा है। तो जैसे जैसे सड़कों की स्थिति भी बेटर होगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे एक्सीडेंट्स भी बढ़ेंगे। और अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी, अगर लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और अगर ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन नहीं करवाया जाएगा तो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन। तो दोस्तों अब जाने का समय हुआ। ये मेरा YouTube हैंडल है पर्सनल, आप चाहें तो मुझे मेरे पर्सनल YouTube हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। हम इसी तरह के सेशंस के साथ वापस मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।